Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the parasitic fungi जो कि अलग अलग टाइप ऑफ डिसीज़ कॉज करती है। लेकिन आज हम मेनली रिंगवॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग जो भी डिसीज़ हमने पढ़े हैं अभी तक उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बात करेंगे और आज पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आज जिस पैरासाइट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है फंजाई। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट द बैक्टीरियल पैरासाइट, अबाउट द वायरल पैरासाइट, अबाउट द प्रोटोजोअन पैरासाइट, अबाउट द हेलमिंथिक पैरासाइट। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फंगल पैरासाइट के बारे में। तो हम लोग साथ ही साथ में एनसीईआरटी रीड करेंगे और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताती जाऊँगी एक एक करके। ओके, तो many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in men. तो यहाँ पर 3 जीनस के स्पेसिफिकली नाम दे रखे हैं। देखो फंजाई, मैंने जैसे आपको बताया था कि कल भी हमने बात की थी अबाउट द प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्रोटोजोआ कैटेगरी होती है एंड देन उसके अंदर फर्दर हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स होते हैं, सीलेटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, सो चीज़ें होती हैं। ऐसे ही हमारे पास फंजाई एक किंगडम होता है जिसके अंदर फर्दर कैटेगरीज होती है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़, बैसिडियोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। उसी में से यहाँ पर हमारे पास कुछ जेनरा के नाम दे रखे हैं जो कि हमारे रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको थोड़ा। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक फिंगर है, ठीक है, और ये हमारी फिंगर है, दूसरी फिंगर है बेसिकली। ये मतलब बेसिकली आप समझ लो कि ये आपका हाथ है, ठीक है। अब आपने कभी जनरली नोटिस किया होगा कि हमारे हाथ के बीच में या फिर जो हमारी 2 फिंगर्स हैं उनके बीच में यहाँ पर काफ़ी हद तक स्वेटिंग होती है या फिर स्वेट जमा होने की वजह से यहाँ पर कभी कभी ऐसे करके कुछ लीशंस या फिर कुछ आप बोल सकते हो कुछ राउंड कुछ अजीब से अजीब से कुछ स्ट्रक्चर तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन अजीब सा कुछ अपीयरेंस होने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा इची होता है, बहुत ज़्यादा खुजली मचती है जिसके अंदर। ठीक, तो हम आज ऐसे ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो एग्जैक्टली होता क्या है? एग्जैक्टली होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास 3 जेनरा मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम के लिए। रिंग वॉर्म एक ऐसी प्रॉब्लम जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके की कुछ चीज़ आपको अपीयर होती है हमारे हाथ में या फिर हमारे ग्रोइन रीजन में या फिर हमारी फिंगर्स के बीच में, हमारे टोज़ के बीच में। ओके, तो एग्जैक्टली ये होता, पहले बात तो कौन कौन से जेनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से जीनस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंजाई किंगडम कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है हमारा फंजाई। अब बात करते हैं जीनस हमारे पास माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ये 3 ऐसे जीनस हैं जो कि एग्जैक्टली ये रिंग वॉर्म नाम की प्रॉब्लम को कॉज कर रहे होते हैं। ठीक, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि फंजाई कॉज कर रहा होता है या फिर फंगस बोल सकते हो आप सिंपली। ओके, अब आगे बात करना शुरू करते हैं एग्जैक्टली इसमें हमें क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिलती हैं। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीशन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर एक स्केली लेशन यानी कि कुछ एक यू कैन से एक कुछ अजीब सा अपीयरेंस, एक सूखा सा जैसे हम देखेंगे ना तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सूखा सा कुछ यहाँ पे एक अजीब सा अपीयरेंस हो गया है इसके चेन एरिया पे इंसान के। ठीक, अब एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, एक ड्राई स्केली लीशन काइंड ऑफ अपीयरेंस होती है हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जहाँ पर एग्जैक्टली फंजाई ने जल्दी अटैक कर दिया या फिर फंजाई ने ईजी, जैसे मैं बताती हूँ आपको एग्जैक्टली हमारे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, जहाँ पे हम लोग अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से ये जो फंजाई हैं एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ये इजीली हमारी बॉडी पे अटैक कर देती है और वहाँ पर जाकर के ड्राई सूखा है ना स्केली लीशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ऐसा काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना देती है जैसे हमें डायग्राम में दिख रहा है। ओके,
तो एग्जैक्टली यहाँ पे होता क्या है, ये एक ड्राई एक स्केली लीशन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी पे, जो कि जनरली हमें देखने को मिलता है हमारे स्किन फोल्ड्स पे, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में, हमारे जो टो है, टो और जो हमारी फिंगर होती है छोटी वाली, उनके बीच में बेसिकली आपको जो आपकी टो है या फिर आपकी जो फिंगर है बेसिकली आपके पैर की, उसमें आपको ईजिली नोटिस हो जाएगा। ग्रोइन रीजन में आपको देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर ऐसे एरिया है जहाँ पे ईजिली स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता है और हम लोग ईजिली क्लियर नहीं करते हैं कभी कभी, या फिर मेनली आपको ये तभी देखने को मिलता है जब आपके अंदर हाइजीनिक प्रॉब्लम हो। ओके, तो हमें स्किन में देखने को मिल सकता है एंड नेल्स पे देखने को मिल सकता है। स्कैल्प, हमारा जो हेयर है, अगर आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं करा है ना, आपने वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, वहाँ पे आपकी कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली स्वेटिंग होती रहती है, तो भी ये वाला जो प्रॉब्लम है, रिंग वर्म का प्रॉब्लम, ये हमें कॉमनली देखने को मिल जाता है। उसके बाद में दीज लीशंस आर एक्कम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in the skin folds such as those in the groin or between the toes। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फंजाई के बारे में बात नहीं भी करूँ ना, अगर आप मान लेते हैं अगर आपने कोई भी एक पत्ता है, लेट्स से हम लोग डिकम्पोजिशन के अंदर चले जाते हैं, अगर हमारे पास कोई एक पत्ता है जो कि लिटर फॉर्म में नीचे आके बस अभी डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं, उसको लिटर बोलते हैं, वो बैठा हुआ है, लेकिन जब वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होकर, जब हम पढ़ते भी हैं वहाँ पे डिकम्पोजिशन वाले पार्ट में इकोलॉजी के अंदर, तो हम क्या पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर अच्छा खासा है, पानी अच्छा खासा है, तो डेट्राइटस जो है वो अच्छी जल्दी डेट्रीवोर्स उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ आप यहाँ पे समझो ना कि जब भी बैक्टीरियल एक्शन है या फिर फंगल एक्शन है या फिर कोई भी पैरासाइट या फिर कोई भी माइक्रोबियल एक्शन होना होता है, तो अगर कंडीशन जो है वो मॉइस्चराइज हैं या फिर आपके आसपास उस पर्टिकुलर एरिया में मॉइस्चर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, साथ ही साथ में आपका जो ये एरिया है यहाँ पर थोड़ा हीट का अमाउंट अच्छा खासा है, तो ये जो पर्टिकुलर पैरासाइट्स हैं या ये जो पर्टिकुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी, वो उस पर्टिकुलर पार्ट पे जल्दी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देख ही लिया, हमारे पास दे रखा है कि यहाँ पे लीशंस हो जाते हैं जो कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, एंड साथ ही साथ में ये होता किस वजह से, ये होता है हीट और मॉइस्चर की वजह से इन पर्टिकुलर एरियाज़ में, और इस वजह से जो फंजाई है वो इजीली हमारे इन पार्ट्स के अंदर ग्रो करने लग जाती है, इजीली जल्दी अटैक कर देती है हमारे इन पर्टिकुलर पार्ट्स पे। नाम क्या दे रखा है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली आपको पता ना हो अगर ग्रोइन एरिया के बारे में, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे मान लो कि आपकी मान लो कि आपके 2 पैर हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका ये जो 2 स्किन की फोल्ड्स आते हैं आपके पैर के पास में, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर उसका जो ये स्किन फोल्ड्स होते हैं एग्जैक्टली वो उसके बारे में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोइन एरिया। ठीक है, ये होता है ग्रोइन एरिया। तो यहाँ पे ये जो ग्रोइन एरिया में एग्जैक्टली स्वेट का एक्यूमुलेशन हो सकता है, यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, एंड टोज़ के बीच में हमारे नेल्स पे, स्किन पे अलग अलग पार्ट्स जो हैं, एंड हमारे स्कैल्प पे ये ईजिली ग्रो करने लग जाते हैं। अब आगे का देख लेते हैं। Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, clothes or even the comb of infected individual। अगर आपने किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का टावल या फिर क्लोथ्स यूज़ किए या फिर उसका कॉम यूज़ कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपके कॉम से स्कैल्प पे हो जाएंगे। आपने टावल यूज़ किया है, क्लोथ यूज़ किया है, तो आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्टली मिट्टी में खेल रहे हो या फिर कुछ भी इस तरीके से चीज़ें, तो आप इजीली उसके कॉन्टैक्ट में आ गए और आपने वो चीज़ अपने ऊपर अटैक करवा ली। ओके, अब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स पढ़ ली, जिस तरीके से हमने बात की अबाउट द फंजाई ऑल्सो, कि हमने फंजाई का एक जो पैरासाइट है, पैरासाइट फंजाई को भी देख लिया हमने, सारे के सारे पैरासाइट जो हमने हमारे सिलेबस में थे अभी तक हमने वो देख लिए। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि इन सब पैरासाइट से बचा कैसे जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था अबाउट द टाइफॉइड, अबाउट द अमीबिक डिसेंट्री, अबाउट द अदर वन एज वेल, एक और था एस्कैरिसिस वाला। ठीक है, इन सब में तो हम लोग खाना पानी ही गंदा इंटेक कर रहे थे ना, तो उस केस में आपको कंटामिनेटेड पानी से दूर रहना है, कंटामिनेटेड खाने से दूर रहना है, घर का पका हुआ साफ़ सुथरा खाना खाना है, सिंपल बात। देन दूसरी प्रॉब्लम आती थी हमारे पास, हमारा जो निमोनिया की प्रॉब्लम थी एंड जो हमारा कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम थी, उन केसेस के अंदर आपको क्या करना है, आप जो इन्फेक्टेड इंसान है आपको उससे दूर से कांटेक्ट करना है, मतलब आपको उससे ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आना, दूर से बातचीत करनी है बस। ठीक है, उसके साथ में बिकॉज ये सारे के सारे जो डिसीज़ हैं वो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, और मेनली जो निमोनिया है और जो ये कॉमन कोल्ड है वो आपको डायरेक्ट है ना एयरबॉर्न है, तो आपको ईजिली एयर के थ्रू भी हो जाएगा अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाओगे तो फिर उसके साथ साथ में अगर किसी इंसान को निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, उसको बेसिकली मास्क पहन के रखना चाहिए, ताकि उसकी जो
ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, जो उसके कहीं ना कहीं सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हैं, कुछ इस तरीके से उसके ड्रॉपलेट्स हैं, वो ईजिली सामने वाले इंसान तक ना पहुँचे और उसको इन्फेक्शन ना हो। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास और भी डिसीजेज़ थे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ये रिंगवॉर्म के बारे में। तो हम लोगों को जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके चीज़ें को फालतू में यूज़ नहीं करना चाहिए। सेम ऑल्सो गोज़ टू निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, जिसमें कि अगर कोई इंसान हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को इन्फेक्शन है तो उस पर्टिकुलर पर्सन से कुछ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आप बना लो, उसका डायरेक्टली सामान यूज़ ना करो। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी फंजाई के लिए। उसके बाद में आता है आपका एलिफेंटियासिस और हमारा मलेरिया, जिसके अंदर मेनली जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया के अंदर, और जो हमारा फिलारियासिस है, फिर हमारा जो एलिफेंटियासिस है, इसमें जो वुचेरिया है या फिर जो हमारा हेलमिंथ है। अब आप इसको कैसे रोकोगे? तो एग्जैक्टली आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर ना वेक्टर का काम हो रहा है, वेक्टर का काम हो रहा है। तो वेक्टर का काम कौन कर रहा है? हमारा मच्छर, चाहे वो क्यूलेक्स हो, चाहे वो एनाफिलिस हो। इवन जब आप बात करोगे चिकनगुनिया की या फिर हमारा जो डेंगू है उसके लिए, तो वहाँ पे भी एडीज मॉस्किटो का रोल आता है। तो आप एक ऐसा काम क्यों नहीं करते कि जहाँ पर आप पहली बात तो पानी को देखो, मच्छर कहाँ पे अपने एग ले करते हैं, जहाँ पे भी स्टेगनेंट पानी, जहाँ पे भी उसे खड़ा पानी, जहाँ पे भी रुका हुआ पानी मिलेगा ना, वहाँ पे मॉस्किटोज अपने एग ले कर देते हैं। तो पानी पहली बात तो कहीं जमा होने मत दो। दूसरी चीज़ ये कि जो भी लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनके अंदर जो एक फ़िश आती है स्पेसिफिकली गैम्ब्यूसिया नाम की, वो इन्हीं जो मॉस्किटोज़ के लार्वे हैं उनको खा लेती है। तो ऑब्वियसली बात है अगली बार जो हमारे पास मॉस्किटो हैं वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में आप लोग जो नेट है उसका यूज़ करो, आप जो मॉस्किटो रेपेलेंट है उसका यूज़ करो। इस तरीके से चीज़ें कर करके हम लोग काफ़ी हद तक ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक एलिफेंटियासिस और हमारी मलेरिया, इसको हम बचा सकते हैं अपने आप को होने से। ठीक है, अब आगे का ज़रा एक बार रीड कर लेते हैं और कुछ रह जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी। और हम ये भी बोल सकते हैं जैसे कि जो हमारा एस्कैरिसिस नाम की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पास जो अमीबिक डिसेंट्री नाम की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे पास जो हमारी टाइफॉइड नाम की प्रॉब्लम थी, इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो वेस्ट डिस्पोजल है उसकी भी प्रॉब्लम थी ना, अगर आप प्रॉपर तरीके से वेस्ट डिस्पोजल कर रहे हो एसटीपी के अंदर, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर आपका वेस्ट जो है वो जा रहा है अगर, तो वहीं से ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर आगे की जो ये प्रॉब्लम्स थी वो फैलेगी ही नहीं ना। तो इस तरीके से हम प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल को भी एक महत्व दे सकते हैं। रीड कर लेते हैं, चलो। Maintenance of personal and public hygiene is very important for prevention and control of many infectious diseases. Measures for personal hygiene include keeping the body clean, consumption of clean drinking water, food and vegetables, fruits, etc. वही जैसे मैंने आपको बताया कि अपना पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करो ताकि आपको रिंग वर्म जैसी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट ना हो। साथ ही साथ में साफ़ सुथरा पानी खाना खाओ। ठीक है, इस तरीके से हम ये तो देख लिया। आगे देखते हैं। Public hygiene includes proper disposal of waste and excreta, periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cesspools and tanks, and observing standard practices of hygiene in public catering. Obviously बात है, जहाँ पे पानी आपको लगता है कि इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे इसको पूरा कम्प्लीटली क्लियर कर दो, पानी को जमा होने मत दो ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनप सकें। अपना जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल कराओ। ठीक है, आगे देखते हैं। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis, जैसे मैंने आपको बताया। In case of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to the above measures, close contact with the infected person or their belongings should be avoided. ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों को कॉमन कोल्ड है या फिर निमोनिया है या फिर कोई भी ऐसी एयरबॉर्न डिसीज़ है जो कि ईजिली आपको मतलब आप दूर भी खड़े हो एक इंसान से जो कि एयर के थ्रू भी आपको ईजिली पहुंच सकती है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको इन्फेक्टेड पर्सन से दूरी रखनी है थोड़ी सी। एंड साथ ही साथ में हमें क्या करना है, अगर उसके जो घर वाले हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहना, क्योंकि बिकॉज उनको भी जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, for diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vectors and their breeding places. जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मच्छर पनप रहे हैं उसको मार डालो, या फिर बेसिकली जैसे जो स्टैगनेंट वाटर है वहाँ पे उसको ब्रीड ही नहीं करने दो, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो होने से बच जाएंगी। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्ब्यूसिया इन पॉन्ड्स दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा, spraying of insecticides in ditches, drainage areas and swamps, etc.
जहाँ पे भी आपको लगता है कि मच्छर पनप सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपको लगता है कि मच्छरों का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप जाकर सिंपल सा जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको जाके आप स्प्रे कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और बाकी गैम्ब्यूसा वगैरह का तो मैंने आपको बता ही दिया था काफ़ी हद तक। आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा है इन एडिशन doors and windows should be provided with mesh wires to protect the entry of mosquitoes. Such precautions have been more important, especially in the light of recent widespread incidences of the vector-borne Aedes mosquito diseases like dengue and chikungunya in many parts of India. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आप बेसिकली जो ऐसा पतले पतले मैशेस काइंड ऑफ तार काइंड ऑफ होती हैं चीज़ें, वो आपके अपने जो भी ओपन प्लेसेस हैं, आपके विंडोज़ हैं, जो भी आपके डोर्स हैं, वहाँ पे आप लगवा लो ताकि मॉस्किटोज़ हैं वो इजीली एंटर ना करें, और मॉस्किटो नेट्स का भी आप हेल्प ले सकते हो। आगे पढ़ते हैं, The advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. देखो, आपको मैंने काफ़ी हद तक जब वैक्सीनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया था कि एग्जैक्टली वैक्सीन बनती कैसे है, ठीक है। तो वैसे ही हमने वैक्सीन बनाई और एक बहुत ही ज़्यादा डेडली डिसीज़ थी स्मॉल पॉक्स नाम की, और ऐसी डेडली डिसीज़ जो कि स्मॉल पॉक्स नाम का जो डेडली डिसीज़ है, इसको हम लोग आज के टाइम पे कम्प्लीटली इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, जैसे हम लोग कोविड-19 के बारे में जानते हैं वैसे ही काइंड ऑफ ये स्मॉल पॉक्स था, लेकिन अब हमने इसकी वैक्सीन बना ली और अब हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। अब जल्दी किसी को एज सच इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बिकॉज वैक्सीन लग जाती है तो लोग जो हैं वो इससे कम्प्लीटली प्रोटेक्शन ले चुके हैं, और हम लोग जो एग्जैक्टली इसका कॉन्सेप्ट है वो इम्यूनिटी में पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से बचते हैं वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में a large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. ठीक है, नाम दे रखे हैं अलग अलग डिसीज़ के जो कि इन्फेक्शियस डिसीज़ की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि पोलियो हो गया, जैसे कि हम लोग बचपन में थे, हम लोग को पता है कि हम लोग को पोलियो वैक्सीन लगती थी, ठीक है। तो एक होती थी ओरल पोलियो, एक होती थी इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वो इस तरीके से चीज़ होती थी, ठीक है, लेकिन वो वैक्सीन की तरह ही आता था एक तरीके से। एंड हम बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में, निमोनिया के बारे में, टिटनेस के बारे में। तो ये सारी की सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि इन्फेक्शियस हैं, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा इतनी ज़्यादा डेडली नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए वैक्सीन बना ली है, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 10 इज़ एट द वर्ज ऑफ मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन्स। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोटेक्नोलॉजी हमारी वैक्सीन फॉर्मेशन में, ठीक है। इवन ड्रग मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इवन जो बेसिक्स हैं बायोटेक के, आप वो पढ़ भी सकते हो, मैंने कम्प्लीटली पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से कवर किया, ओके। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज़ ऑल्सो इनेबल्ड अस टू इफेक्टिवली ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीजेज़, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली इस पूरे चैप्टर के अंदर लाइन बाय लाइन में क्या लिखा था। और अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी का वो जो चैप्टर पार्ट 1 है बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में, तो मैं जो लिंक है एंटायर प्लेलिस्ट का वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पिन कर दूँगी, तो आप देख लेना, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।